ठीक है। तो हमारा जो आज का नया चैप्टर है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोग ये बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल एक सिंपल मेरे ख्याल से टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री का, इसको आज हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में आपको एक चीज, एक दो बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस चैप्टर से ऑलमोस्ट हर साल एक या दो क्वेश्चन रहना तय रहता है। ठीक है, और एक सिंपल चैप्टर है, तो आप अगर क्लास को भी सीरियसली फॉलो करोगे तो फिर आप इजिली इस चैप्टर को टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री में आखिर आपको क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। और एक चीज मैं आपको सबसे ब्रीफ आइडिया देता हूँ, जैसा आपको नाम देख के लग रहा है कि ये है आपका चैप्टर का नाम ही है सरफेस केमिस्ट्री, मतलब आपको यहाँ पे कुछ सरफेस से रिलेटेड आपको टॉपिक को डील करना पड़ेगा। मतलब क्या है ना कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको सरफेस पे कुछ फेनोमेना हो रहे होंगे और उसी सरफेस के फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हुए आप इस टॉपिक सारे इस चैप्टर को आप डील करते हुए नजर आओगे। ठीक है, वेरी सिंपल सी बात। अब देखो, अगर आपको बोला जाए कि इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोग को पढ़ना क्या है, तो आप लोग को दो टर्म सबसे पहले आपको इस चैप्टर में देखना होता है। एक होता है टर्म आपका एब्जॉर्प्शन, मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से इसको जानते हो, और एक नया टर्म आपको इस चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ना होता है, दैट इज एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये दो टर्म को आपको इस चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ना है। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है आपका एडजॉर्प्शन। ठीक है, बी और डी का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब देखो ये होता क्या है, एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं और बेसिकली फंडामेंटली इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखो आपको बेसिकली होता क्या है यहाँ पे ना, कि अगर मैं आपको इस दोनों को समझाने का कोशिश करूं तो सबसे एक सिंपल, अगर मैं एग्जांपल लेके आपको बताना शुरू करूं, तो जैसे मान के चलो कि आपके पास एक कोई भी ये चौक है, ये मान के चलो चौक का टुकड़ा है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास एक चौक का टुकड़ा है। ठीक है, और आपने क्या किया ना, इस चौक के टुकड़े को आपने फॉर एग्जांपल एक इंक के बॉक्स में ना आप 2 मिनट के लिए डिप करके रखो, बड़ा ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, तो आप अगर इस चौक के टुकड़े को इंक में डिप करके रखोगे ना, उसी के साथ आप एक और क्या कर सकते हो, एक मान के चलो कि आपने एक फॉर्म ले लिया है, आपने एक क्या ले लिया, फॉर्म, फॉर्म का टुकड़ा जानते हो, आपने मान के चलो एक फॉर्म का टुकड़ा लिया है और इस फॉर्म के टुकड़े को भी उसी इंक में 2 मिनट के लिए डिप करके रखो। मतलब क्या है कि आपने एक जगह एक चौक का टुकड़ा ले लिया और एक जगह फॉर्म का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, और इस दोनों को ना आप इंक में अलग अलग जगह ले सकते हो इंक, और दोनों में 2 मिनट के लिए डिप करके रखो। ठीक है, जब आप ऐसा हो जाए उसके बाद 2 मिनट के बाद जब आप चौक को निकालोगे ना, चौक को तोड़ो, बाहर निकालोगे इंक से, और उसको अगर बीच से ब्रेक करोगे ना, तो आप एक चीज वहां पे ऑब्जर्व करोगे कि जो बेसिकली इंक का जो ब्लूइश कलर है ना, वो आप सिर्फ देखोगे चौक का टुकड़ा जो होगा ना उसके ऊपर वाले सरफेस पे ही सिर्फ आपको बैठा हुआ मिलेगा। और अगर उस चौक के टुकड़े के बीच वाले पार्ट को देखोगे ना, बीच वाला जितना पार्ट होता है ना, वो बिल्कुल व्हाइट आपको दिखेंगे। सही है ना, ये चीज आप एक्सपेरिमेंटली चीज है, ये तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या फिर सुन सकते हो, कोई बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, मतलब क्या है ना कि मान के चलो अगर चौक का टुकड़ा है, अगर ये चौक का टुकड़ा अगर आपने इसको इंक के पॉट में अपने अगर 2 मिनट के लिए डिप किया और इसको निकाल के आप अगर इसको ब्रेक करोगे ना, तो इसके सरफेस पे सिर्फ आप देखोगे कि ब्लू कलर का एक लेयर बैठ गया होगा, लेकिन उस सरफेस के नीचे जो पूरा गोल का पार्ट होगा, पूरा जो बल्क होगा ना इस चौक का ना, वो आपको व्हाइट दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, जबकि जबकि आप अगर एक फॉर्म का टुकड़ा, जो कि ये मेरे पास कौन सा टुकड़ा था, फॉर्म का टुकड़ा था, और अगर आपने इसको इंक में 2 मिनट के लिए डिप करके रखोगे ना, तो आप इसमें देखोगे कि पूरे फॉर्म में इंक आपको यूनिफॉर्मली फैल गया होगा। ये तो आपको आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो यार। ठीक है, तो ये जो आपको फॉर्म के केस में ये जो प्रोसेस देखने को आ रहा है ना, इसको हम लोग, आप लोग बचपन से जानते हो, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या है, फॉर्म ने इंक को क्या कर लिया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा। ठीक है ना, लेकिन ये चौक वाले केस में जो आप फेनोमेना देख रहे हो ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एड्सॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक रफ दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ है बेसिकली, कि जो भी इंक था ना वो पूरे सरफेस, पूरे जो सब्सटेंस का पूरा जो एरिया है ना, चाहे ऊपर सरफेस रहे या फिर पूरा इनर वॉल्यूम जो रहे, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो पूरा इंक। लेकिन अगर आप चौक के केस में देखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि चौक के केस में जो उसका सिर्फ सरफेस है ना,
वहीं पे आपको इंक एकोमोडेट होता हुआ नजर आएगा, जबकि चौक का पूरा जो बीच वाला पार्ट है वो अभी भी कैसा दिख रहा है आपको, दैट इज व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप यहां से एक दो चीज आइडिया हम लोग लगाते हुए नजर आ सकते हैं कि बेसिकली एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, एब्जॉर्प्शन जो होता है ये आपका एक बल्क फेनोमेना है। ये कौन सा फेनोमेना होता है आपका, बल्क फेनोमेना होता है। ठीक है, बल्क फेनोमेना बोलने का मतलब क्या होता है ना कि इस केस में अगर मैं देखना शुरू करूंगा, तो इस केस में देखना शुरू करूंगा कि जो भी कंपोनेंट के ऊपर ये फेनोमेना हो रहा है वो इंटायर सरफेस पे आपको वो फेनोमेना होता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियस है, ये चीज हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको नाम दे दूं कि एड्सॉर्प्शन, यहाँ पे अगर मैं नाम दे दूं एड्सॉर्प्शन, तो आपको सिर्फ ये आइडिया रखना है कि एड्सॉर्प्शन जो भी प्रोसेस होगा ना वो सिर्फ आपको सरफेस पे हो रहा होगा। शायद आप यहाँ पे चौक वाले केस में ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक्चुअली में सरफेस, चौक के सरफेस पे जो इंक एकोमोडेट हुआ है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एड्सॉर्प्शन का नाम देते हैं। तो बेसिकली एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक आपको सरफेस फेनोमेना। मतलब क्या होता है ना कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे हो रहा होता है, आपको पूरे बल्क में ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता है। तक सही ना। तो एक बड़ा सिंपल सा एक रफ आइडिया मैंने आपको देना शुरू किया, तो मैं एक एक करके थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में आपको समझाना शुरू करता हूं। और ये एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो कोई परेशानी की बात आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको एड्सॉर्प्शन के बारे में बताना शुरू करूं, एड्सॉर्प्शन के बारे में बताना शुरू करूं, तो इसको लोग डिफाइन क्या करते हैं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ one substance, accumulation of one substance over the surface of another substance is called adsorption, मतलब कुछ नहीं, अगर कहीं भी एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा कहीं पे भी ना, मतलब कि वो जो प्रोसेस हो रहा होगा सिर्फ और सिर्फ किसी सब्सटेंस के ऊपर वाले सरफेस पे हो रहा होगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ, आप लोग तो इसको हर दिन ऑब्जर्व करते हो। जैसे मान के चलो, आपने कभी गौर किया है ना, आप मान के चलो कि ये मैं एक डस्टर यूज करता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से जो फिजिकल क्लास में करते हैं उनको पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट जो आपका बोर्ड होता है, ठीक है, आपको उसमें डस्टर यूज करते ही हो, या फिर स्कूल जाते हो तो वहां पे चौक वाला जो आप डस्टर होते हैं वो तो कॉमन ही रहता है, दोनों में यूज करते हो। ठीक है, अगर आप गौर से थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे कि अगर ये डस्टर है, तो आप देखते हुए कि डस्टर के ये ऊपर जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, एक फॉर्म लगा रहता है ना। आप इसको तुरंत 2 मिनट में समझ लोगे, ये फॉर्म लगा रहता है। ठीक है, अब अगर क्या करो ना, इस डस्टर को उठाओ, एक केस क्या कर रहे हो कि आप इसको पानी में डिप करके रखो, पानी में डुबो दो थोड़ा, तो आप क्या पाओगे ना कि ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म के ऊपर फॉर्म पूरी तरह से आपको इसके ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लिक्विड आपको फैलता हुआ नजर आएगा। मतलब कि ये फॉर्म जो है ना, वाटर को पूरी तरह अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, मतलब कि इस फॉर्म के पूरे सरफेस पे, पूरे जितना फॉर्म है ना, सब जगह आपको वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर आएगा। यानी आप बोलोगे कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, बोलो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा मैं एग्जांपल बोल रहा हूं कि यही आप फॉर्म को क्या करो ना, आप या तो अगर स्कूल का एग्जांपल लोगे तो आप तुरंत रिलेट कर लोगे कि आप क्या करो ना, इसको जो आपको बोर्ड होता है ना, आप इसको बोर्ड पे क्या करो, इस डस्टर को रब करो। अगर आप रब करोगे बहुत टाइम तक, आप मतलब आप इसको विजुलाइज कर सकते हो कि आपको जो डस्ट का जो लेयर होगा ना, वो आपको इस फॉर्म के सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे कलेक्ट होता हुआ नजर आएगा। ये आराम से देखते होगे, और इसको झाड़ देते हैं हम लोग एक बार, तो फिर ये डस्ट क्या हो जाता है, आपको बाहर निकल जाता है, हो जाता है ना। तो ये जो एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल ऑन द डस्टर होता है ना, तो ये एक्युमुलेशन प्रोसेस हुआ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्म के सरफेस पे हो रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग किसका नाम देते हुए नजर आएंगे, इसको हम लोग एड्सॉर्प्शन का नाम देते हुए नजर आएंगे। तो आप शायद इसको अब अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि डस्टर जो आप अगर उसको चौक से रब करते हो, तो एक चूंकि आपका चौक उस डस्टर के सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। लेकिन उसी डस्टर को अगर आप पानी में डिप कर दो ना, चूंकि वाटर आपको पूरे फॉर्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हुए नजर आएंगे, दैट इज एब्सॉर्प्शन का नाम देते हुए नजर आते हैं।
यहां तक सही ना? मेरे ख्याल से यहां तक कोई इशू नहीं होगा किसी को, ठीक है। तो एक सबसे ब्रीफ आइडिया दिख गया आपको कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। हमेशा एक बल्क फेनोमेना होता है, ये पूरे इंटायर सब्सटेंस के ऊपर हो रहा होता है। लेकिन कभी भी एड्सॉर्प्शन का नाम आए ना, एड्सॉर्प्शन का कभी भी नाम आता है तो वो हमेशा कौन सा फेनोमेना होता है आपको, दैट इज सरफेस फेनोमेना होता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब एक चीज क्या है, दूसरे पॉइंट इसको क्या हम लोग एक और चीज समझ सकते हैं ना, कुछ कीवर्ड्स एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के बीच में डिस्टिंग्विश करने का। एक तो आपको आइडिया लग गया कि एब्जॉर्प्शन सरफेस फेनोमेना नहीं होता है, वो बल्क फेनोमेना होता है, जबकि एड्सॉर्प्शन कौन सा होता है आपका, एक सरफेस फेनोमेना। सिंपल सी बात है। दूसरा, एक बोलने का डिफरेंस क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के केस में जो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस आपको इंक्रीज होता है ना, वो थ्रू आउट द बल्क होता है। जैसे मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान के चलो कि यहां पे फॉर्म में लिक्विड एब्जॉर्ब हुआ होगा ना, तो मतलब इस पूरे फॉर्म में यूनिफॉर्मली आपको वाटर का कंसंट्रेशन पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली आपको बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर ये आपका चौक यहाँ पे जो आपका इस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सिर्फ सरफेस पे होता है ना। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि इन केस ऑफ, ये बड़ा ध्यान रखना, इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन द concentration of substance increase at the surface of other substance मतलब बेहद ही सिंपल। ये सब कीवर्ड्स है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, रटना उठना इसमें कुछ है नहीं। मतलब सिंपल यही हुआ कि कभी भी एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा ना, तो जो एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स होगा ना, वो किसी अदर सब्सटेंस के सरफेस पे ही हो रहा होगा सिर्फ। ये आपको पॉइंट सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, सही ना। चलिए, अब अगर मैं इसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ आऊं, तो आपको एक दो एग्जाम्पल जरूर यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनना, और ये एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं वाटर वेपर का। मैंने किसका एग्जांपल ले लिया, एक वाटर वेपर का। और ये आप अभी थोड़ी देर बाद आपको इसको रिलेट करवा भी दूंगा, ठीक है। अगर आप इस वाटर वेपर को कभी भी सिलिका जेल के कांटेक्ट में लाओ, ठीक है, सिलिका जेल के कांटेक्ट में लाओ, या फिर अगर इस वाटर वेपर को कभी भी आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के कांटेक्ट में लाओ, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस चीज को आप आराम से देख सकते हो। जैसे आप देखो, कभी अगर मान के चलो कि आप कभी लैपटॉप खरीदते हो, या फिर कोई भी अगर आप मोबाइल खरीदते हो, या फिर कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो ना, तो आप गौर करना कि उसके पैकिंग के अंदर ना छोटे छोटे आपको पैकेट्स एक्स्ट्रा एक रखे हुए रहते हैं। उसमें लिखा हुआ रहता है कि सिलिका जेल। उसमें क्या लिखा हुआ रहता है आपको, सिलिका जेल, या फिर एक चीज में लिखा रहता है सब्सटेंस नॉट टू स्वेलो, कुछ ऐसा करके लिखा होता है। छोटे छोटे टुकड़े ना आपको पीस दो तीन, जैसे आप पिज्जा खाते हो तो उसमें जो मसाले देते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उसी तरह से गोल गोल दाने के आपको कुछ एक पैकेट रहेगा जिसमें सिलिका जेल लिखा रहेगा। और वो हर इंस्ट्रूमेंट के पैकेट में जब भी आपको पार्सल वो करते हैं ना, तो उसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। इसका लॉजिक क्या होता है ना, कि बेसिकली सिलिका जेल क्या करता है ना, कि वाटर वेपर को अपने सरफेस के ऊपर क्या करता है ना, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है इसको, एब्जॉर्ब। मतलब क्या होता है ना, कि मान के चलो कि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको पता है कि उसको मॉइस्चर से हम लोग बचा के रखते हैं। अगर मान के चलो कभी भी मॉइस्चर आ जाए ना, कभी मॉइस्चर आ जाए, और अगर उसके बगल में सिलिका जेल रखा हुआ रहता है ना, तो क्या करेगा ना, वहां से वो मॉइस्चर को अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब अपने सरफेस के ऊपर वाटर वेपर को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। इससे आपका इंस्ट्रूमेंट, जो आईसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो मॉइस्चर से खराब होने से आपको क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो कभी भी वाटर वेपर जब सिलिका जेल के कांटेक्ट में आता है ना, तो ये क्या हो जाता है, आपको वाटर वेपर इसके ऊपर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, सही ना। लेकिन आपको अच्छे से पता है ये चीज, तो आप सेकंड वाला जो CaCl2 का एग्जांपल ले रहा हूं, इसको तो आप और भी सिंपल देख सकते हो। कभी आप गौर किए हो कि अगर बारिश उरिश का समय कभी भी रहता है, तो वहां पे अगर आप सिंपल नमक जो होता है NaCl, आपका जो नमक रहता है, उसको कभी भी आप उसका अगर टिप खुला हुआ छोड़ दोगे ना, तो देखते हो कि पूरा नमक आपको कैसा होता है, मॉइस्चर हो जाता है ना। वो ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि नमक जो है ना, वाटर को क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कभी भी एनहाइड्रस CaCl2 के प्रेजेंस में कभी वाटर वेपर आता है ना, तो ये CaCl2 इस वाटर वेपर को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा,
क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में स्लाइटली ये डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। अच्छा, इसको बहुत सिंपल से दिखाता है ना, आप मान के चलो कि मॉइस्चर का, अगर बारिश का बहुत ज्यादा टाइम है और आप अगर कभी घर में बैठे हो ना, तो ऑब्वियस है घर में हर जगह मॉइस्चर मॉइस्चर रहता है। कभी भी आप अगर सिलिका जेल को घर में भर दोगे ना, 10-20 टुकड़ा अगर ला के रख दोगे ना, तो बहुत हद तक ये रूम के मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर को खींच लेगा और सिलिका जेल अपने सरफेस के ऊपर वाटर वेपर को क्या कर लेगा, बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अपने सरफेस पे आके एक्यूमुलेट करवा लेगा। ऑब्वियस है, इसके कारण आपके जो सराउंडिंग है वहां से मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बात ये रखना है कि पॉइंट ध्यान रखना है कि वाटर वेपर क्या होता है, सिलिका जेल के ऊपर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वहीं CaCl2 के प्रेजेंस में कभी भी आएगा तो ये इसको क्या करता हुआ नजर आएगा, दैट इज एब्जॉर्ब करता हुआ नजर आपको आएगा। यहां तक सही ना? मेरे ख्याल से यहां तक आइडिया लगी गया और थोड़ा बहुत कुछ बेसिक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ना है कि आखिर ये एब्जॉर्प्शन होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। आखिर एब्जॉर्प्शन, दैट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता क्यों है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ अब किस पे शिफ्ट कर रहा हूं अपना हेडिंग, दैट इज एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन हमारे हेडिंग में इस टॉपिक के अंदर नहीं है। हमारा पहला जो सरफेस फिनोमेना होता है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब हम लोग देखना शुरू करेंगे कि आखिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता क्यों है, इसके पीछे का क्या फैक्टर होता है जो कि इस प्रोसेस को होने के लिए मोटिवेट करता है, इसको फोर्स करता है, ठीक है ना। चलिए, अब अगर इसको हम लोग को देखना है ना, एक सिंपल सा मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूं, ठीक है। बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इसको आप देखना। मान के चलो कि आपने क्या किया है, ये आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये आपके पास क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, और ऑब्वियस है कि ये सॉलिड सब्सटेंस होगा तो कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ध्यान से सुनते चलना, ज्यादा डायग्राम उग्राम आपको समझ लोगे फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मान के चलो आपके पास ये आपके पार्टिकल से मिलके ये सॉलिड सब्सटेंस बनाए ना, ठीक है। चलिए, मुझे थोड़ा सा बबल बनाने दो ताकि आपको मैं इजीली अच्छे से इसको समझा पाऊं, ठीक है। मेरे ख्याल से काफी हो गया, सही। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये अगर एक सॉलिड सब्सटेंस है और ऑब्वियसली ये पार्टिकल से मिलकर ये सॉलिड सब्सटेंस बने होंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना कि थोड़ा सा आप इस ब्लू वाले पार्टिकल पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, ये जो ब्लू वाला पार्टिकल बनाया इस पे थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करना, सही है। अच्छा, आपने तो एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, मेरे ख्याल से इतने दिन तक केमिस्ट्री 12th में, आज को एक चीज तो आपको आइडिया है ना कि कोई भी पार्टिकल होता है ना, वो दूसरे पार्टिकल का उसका नेचुरल टेंडेंसी होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, होता है ना, आपको अच्छे से पता है। तो अगर इस ब्लू वाले सब्सटेंस को देखोगे ना, तो ये क्या करेगा, अगर देखोगे तो इसको ये नीचे वाला पार्टिकल भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको लेफ्ट वाला पार्टिकल भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको ऊपर वाला पार्टिकल भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट साइड में भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट साइड में भी अट्रैक्ट कर रहा होगा और इधर भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या आप एग्री कर रहे हो ना? एरो, आई होप कि आपको एरो समझ में आ रहा होगा मैं जो बना रहा हूं। तो अगर मैं इस ब्लू वाले सब्सटेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, क्या बता सकते हो ब्लू वाले सब्सटेंस पे नेट अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा होगा? तो आप बोलोगे 0। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अगर किसी सब्सटेंस पे आइडेंटिकली अगर इक्वल अट्रैक्शन फोर्स चारों तरफ से लग रहे होंगे तो उस एक सब्सटेंस पे नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? दैट इज 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अब मैं अगर आपको सेम यही डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखना, सेम कुछ ऐसा ही डायग्राम बना दूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। इस पे अगर मैं मान के चलो कि ये आपको पार्टिकल से मिलके ये सॉलिड सब्सटेंस बना है, ध्यान से देखना, और मैं ज्यादा इसमें आपको डिटेल में जितना रिक्वायरमेंट होगा मैं सारा बात इसको बताऊंगा, सही। अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप थोड़ा सा इस ब्लू वाले सब्सटेंस पे फोकस करो, ये जो आपको टॉप में ब्लू वाला सब्सटेंस दिख रहा है, आई होप कि ये दिख रहा होगा, ये डायग्राम ए था और ये डायग्राम कौन सा है? बी है ना, डायग्राम बी। तो अगर मैं ब्लू वाले सब्सटेंस पे अगर मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा ध्यान दो, तो आप गौर कर रहे होगे कि सबसे पहली बात कि इस केस में तुम देख रहे होगे कि ये इधर साइड अट्रैक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा होगा, आपको ये डाउनवर्ड साइड भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, इधर राइट साइड भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। क्या तुम समझ पा रहे होगे कि इस ब्लू वाले सब्सटेंस पे नेट अट्रैक्शन फोर्स 0 वर्क कर रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं वर्क कर रहा। क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि चलो ठीक है, नीचे साइड तो आइडेंटिकल पार्टिकल है वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन उस ब्लू वाले जो कि सरफेस पे एटम है ना, उसके ऊपर आपको आइडेंटिकल एटम नहीं है, नहीं है ना। अगर नहीं है तो इस
पार्टिकल्स पे अगर मैं बोलूं क्या नेट अट्रैक्शन फोर्स आपका 0 होगा, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल नहीं होने से रहा, नहीं होगा ना, यहां तक सही है। अब इस नेट फोर्स अगर उस पार्टिकल पे 0 नहीं रहा, तो वो क्या करेगा ना, वो कर क्या सकता है कि वो सराउंडिंग पार्टिकल में थोड़ा सा जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना है, वो क्या करेगा ना इसके केस में कि वो जो सराउंडिंग में जो आपके गैसेस पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे भी एटमॉस्फेयर पे लग रहे होंगे ना, जो रखे हुए होंगे, उसको वो क्या करेगा अपनी तरफ वो पार्टिकल खींचना शुरू करेगा। क्यों खींचना शुरू करेगा? क्योंकि हर पार्टिकल का टेंडेंसी क्या होता है कि मैं बैलेंस्ड रहूं। बैलेंस बोलने का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं कि चूंकि इस ब्लू वाले ये जो आपको ब्लू वाला डायग्राम दिख रहा है, ये चूंकि ब्लू वाले सरफेस में जो एटम्स है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है, वहां पे एक अनबैलेंस फोर्स वर्क एक्ट कर रहा है। यानी अगर नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, यानी यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा आपको, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा। और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क करता हुआ नजर आएगा तो वो क्या करेगा, तुम ये समझ लो कि ये अगर टिप है, ये ऊपर वाला आइटम है, यहां पे अगर अनबैलेंस फोर्स होगा तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए ना ऊपर में जो भी पार्टिकल्स होंगे उसको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, कर रहा होगा ना। और अगर इस तरीके से पार्टिकल्स को ये अपने तरफ खींच रहा होगा ना, तो क्या होगा ना कि ये पार्टिकल्स इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट होता हुआ आपको नजर आएंगे ना। क्योंकि अब ये सॉलिड है, ये सॉलिड है तो सारे सब्सटेंस तो इसके अंदर तो डिप में जाएंगे नहीं, ऑब्वियस है कि इसके सरफेस के ऊपर क्या करते हुए नजर आएंगे, वो कलेक्ट होते हुए नजर आएंगे। और ये जो आपका कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है इसके सरफेस के ऊपर ना, इसी को हम लोग सिंपल सा किस नाम से जानते हैं, दैट इज एड्सॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में एक चीज आ रहा होगा आइडिया कि यार ये कि एड्सॉर्प्शन की कहानी कहां से स्टार्ट हुआ। तो आपको ये होता है कि आपको चूंकि जो सरफेस पे जो सब्सटेंस होता है, इसको मैं भी लिख दूंगा, उस पे सिमेट्रिकल अट्रैक्शन फोर्स नहीं वर्क कर रहा होता है, इसलिए उस सब्सटेंस जो कि ऊपर वाला, अच्छा ये जो कहानी होगी ना, आप अगर ये वाला ये फर्स्ट वाला एटम ले लोगे, इसके साथ भी यही रोना होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके नीचे साइड तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसके इधर साइड भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, राइट साइड भी, लेकिन क्या इस पे सिमेट्रिकल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है हर तरफ से? बोलोगे नहीं। ये यहां पे इस पार्टिकल्स पे भी अनबैलेंस अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए ना इसके बाजू में जो गैसेस पार्टिकल्स होंगे उसको अपनी तरफ क्या करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। और इस तरीके से जो इसके सरफेस पे जो पार्टिकल का एक्युमुलेशन होगा, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दैट इज एड्सॉर्प्शन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि अगर कोई भी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा तो कभी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस नहीं शो करेगा। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस तभी हो सकता है जबकि पार्टिकल्स के ऊपर नेट अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, आपका नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तो अपने आप को जीरो अट्रैक्शन फोर्स फील करवाने के लिए, ताकि अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाए, वो बाहर से कुछ पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके जो अपने सरफेस पे वो कलेक्ट करवाता हुआ नजर आएगा, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एड्सॉर्प्शन के नाम से उसको जानते हैं। सही ना? तो अब आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिख दूं, तो डायग्राम ए के बारे में क्या है कि सिंस द नेट अट्रैक्शन फोर्स experienced by the particle is 0, there exists no रेसिडुअल फोर्स। रेसिडुअल मींस मतलब अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कहानी ए के बारे में बताया। अच्छा, बी के बारे में क्या लगा कि पहला पॉइंट इसमें कि पार्टिकल एट द सरफेस एक्सपीरियंस नॉन जीरो अट्रैक्शन फोर्स, मींस कि एफ नेट का वैल्यू क्या है आपका, नॉन जीरो। सही है ना? तो अब अगर अट्रैक्शन फोर्स 0 नहीं है, सो टू बैलेंस इट्स फोर्स, substance attract the particle on its surface and
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। मेरे ख्याल से मुझे जितना बात बताना था आइडिया लग गया। आपको एक बार सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने का देर रहेगा, आपको इसमें कुछ तामझाम करने की जरूरत इसमें आपको नहीं दिखेगी, सही ना। तो ये आपको थोड़ा सा कुछ बातें आपको देखने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है, इसको क्यों अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको आइडिया यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है, सही ना। चलिए अब मैं आपको यहाँ से कुछ बातें अब आपको थोड़ा सा और डिटेल बताना शुरू करता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स को। और इसके पहले ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार यहाँ पे एक दो टर्म जो मुझे पढ़ना पड़ेगा ना, उसको मैं आपको समझा देता हूँ कुछ टर्म्स को। दैट इज आपको कुछ टर्म यहाँ पे समझने का जरूरत पड़ेगा। एक पहला टर्म होता है आपके लिए सॉर्प्शन। वो ध्यान से देखना, बहुत कम यूज होता है लेकिन आपको ये हो सकता है कभी ना कभी जरूरत पड़े, ठीक है। देखो सॉर्प्शन क्या प्रोसेस होता है ना, बड़ा सिंपल सा होता है। देखो एक प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व करोगे ना कि अगर किसी जगह पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है ना, तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट काम होता है कि उसको आप एब्जॉर्प्शन से बिल्कुल भी आइसोलेट कर पाओ। मतलब क्या होता है ना कि कहीं पे अगर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा होगा ना, तो वहां पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी जरूर हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि जैसे आपको मैंने बताया कि वो आपको चौक का ही एग्जांपल लिया कि बताया कि आपको यार पूरी तरह से आपको इंक जो है सो ऊपर में ही दिखेगा, अंदर नहीं दिखेगा। लेकिन यार कुछ तो अंदर, भले इतना पार्ट अंदर जरूर इंक गया होगा जो कि हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मतलब ये क्या है ना, बात मुद्दे वाली क्या है कि अगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन को दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर दो। जहां पे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा होगा ना, वहां पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी जरूर होना होगा। और अगर कहीं पे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, तो इस दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस चीज को यूज करते हैं, किस टर्म को, दैट इज सॉर्प्शन को हम लोग यूज करते हैं, सही ना। मतलब क्या कि इट इंक्लूड्स बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, बात यही है कि इस दोनों को कभी 100% आप एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कहीं पे अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा और थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हो भी रहा होगा, तो अगर कभी कोई जगह पे दोनों प्रोसेस अगर साथ में हो रहा हो ना, तो उसके लिए हम लोग एक कॉमन कौन सा नाम दे सकते हैं, उसको सॉर्प्शन का नाम देते हुए नजर आते हैं, सही ना। अच्छा, दूसरा एक टर्म आपको यहां पे पढ़ना होता है डिसॉर्प्शन। मेरे ख्याल से आपको आइडिया बेसिकली लग रहा होगा कि इसको अगर आप बोलोगे ना, तो ये एड्सॉर्प्शन का ना जस्ट रिवर्स होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई पार्टिकल किसी सरफेस के ऊपर अगर एकोमुलेट हो रहा है, तो उसको हम लोग एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। और अगर वो वहां से किसी तरह से हट जाए, तो उसको हम लोग डिसॉर्प्शन बोल देंगे, ठीक है। तो डिसॉर्प्शन के बारे में अगर हम लोग बोल सकते हैं, अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डेफिनेशन लिखूं, इसको हम लोग क्या एक लाइन में लिख सकते हैं, दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। ये दो तीन टर्म ना बार बार हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे, तो क्यों ना मैं इसको आपको पहले ही समझा दूं, ताकि मुझे बाद में परेशानी हुई नहीं इसमें, सही ना, ठीक है। तो ये दो बात ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बोल रहा हूं, ये टेक्निकल वर्ड आपको यूज होता है। एक होता है आपका एड्सॉर्बिट टर्म, एक यूज करते हैं, एक हम लोग टर्म यूज करते हैं एड्सॉर्बेंट। और ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल से टर्म्स होते हैं और मैं थ्रू एग्जांपल इसको जल्दी आपको समझा सकता हूं। अच्छा, एक चीज बताना कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये वाटर वेपर था, बहुत ध्यान से सुनना, वाटर वेपर था, ठीक है। तो आपने देखा था कि अगर मैं इसको कभी भी इसको सिलिका जेल के कांटेक्ट में लाऊंगा, तो आपको कौन सा प्रोसेस हो रहा था, क्या बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल सही, तुमने सोचा होगा ये हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, दैट इज एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है ना। अब ध्यान से सुनना, अब मुद्दे की बात यहां पे ध्यान से सुनना। तो अगर तुम देखोगे कि इस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में हुआ क्या होगा ना,
कि सिलिका जेल के ऊपर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे, वो आके एक्यूमुलेट हुए होंगे, ठीक है। तो जो सब्सटेंस, ध्यान से सुनना, जो सब्सटेंस आपको किसी सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है जाके ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एड्सॉर्बेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब इस केस में आप इस प्रोसेस को देख रहोगे तो इसमें जो वाटर वेपर होगा ना, वो हमारा क्या कैसा काम बिहेव करता हुआ नजर आएगा? एज अ एड्सॉर्बेंट। मतलब क्या है ना कि कभी भी अगर कोई भी पार्टिकल किसी सब्सटेंस के सरफेस पे जाके जो एक्यूमुलेट होता है ना, उस पार्टिकल को हम लोग किसका नाम देते हैं? एड्सॉर्बेंट का नाम देते हैं, सही ना। जैसे आप वो इंक और चौक वाले केस में तो आप देखोगे कि चौक के ऊपर किसका लेयर बैठा था? बोलोगे इंक का लेयर एक बैठ गया था। तो इंक जो इस केस में होगा ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? एज अ एड्सॉर्बेंट कहलाएगा। मेरे कैसे डेफिनेशन तो क्लियर हुई है, मैं इसको लिख भी देता हूं। एड्सॉर्बेंट क्या होता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द सब्सटेंस, कहां है? हाँ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? द सब्सटेंस, आप लोग मेरा लैंग्वेज सुन के लिखते रहना। द सब्सटेंस, the substance which concentrate at the surface is called adsorbate। बोल भी रहा हूं तो आप लिख भी सकते हो, हैंडराइटिंग तो सुभान अल्लाह है, आपको इतने दिन में तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई भी सब्सटेंस जो कि किसी सरफेस के ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, इसको लोग किस नाम से जानते हैं? एड्सॉर्बेट। अब ध्यान से सुनना, इस केस में याद है कि एड्सॉर्प्शन, इस केस में देखोगे तो आपको पता है कि सिलिका जेल के ऊपर वाटर वेपर आके कलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग बोले कि वो हमारा एड्सॉर्बेट है। अब ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जिस सरफेस के ऊपर हो रहा होता है ना, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? दैट इज एड्सॉर्बेंट का नाम देते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि इस केस में, इस एग्जांपल में जो हमारा सिलिका जेल है, ये हमारा कैसा बिहेव करेगा? दैट इज एड्सॉर्बेंट के जैसा बिहेव करता हुआ नजर आएगा। अगर मैं चौक वाला एग्जांपल लूं तो किसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है? बोलोगे चौक। इसका मतलब चौक हमारा कैसा बिहेव करेगा? दैट इज एड्सॉर्बेंट के जैसा बिहेव करता हुआ नजर आएगा, सही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक सिंपल सा लिख सकते हैं कि द surface over which adsorption process occurs या फिर carried out is called adsorbent। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एड्सॉर्बेंट के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है ना, आपको थोड़ा सा यहाँ तक आपको आइडिया रखना चाहिए कि ये चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या क्या ये बातें चल रही है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ तक अगर बेसिक देख लें तो आपका इस पूरे चैप्टर का आपको बैकग्राउंड आइडिया लग जाएगा कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद हम लोग आगे का क्लास करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना, सही ना। अब देखो अब हम लोग थोड़ा सा ये, अगर हमने क्या क्या अभी तक सीख लिया कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है, ये पढ़ लिया। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता क्यों, इसका एक ब्रीफ आइडिया हमने लिया कि एड्सॉर्प्शन बेसिकली अनबैलेंस फोर्स के कारण वर्क करता है, ठीक है, ये आपका सिंपल सा। उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको यूज पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में, उसको हमने थोड़ा सा देख लिया ना। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को डील यहाँ पे करना है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। एड्सॉर्प्शन ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए आपको पीवाईक्यू, ठीक है, नीट जेईई सबको, ठीक है, कोई बड़ा इसमें इशू है नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे बात ना, बड़ा ध्यान से सुनना और क्लियरली इसको समझते चलना कि आपने एक चीज देखा था। पहले मैं इसको समझा दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा। अगर आपने देखा था कि मान के चलो कि ये आपका एक पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका पार्टिकल था जो कि सॉलिड का सरफेस का जो पार्टिकल्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि मैं एक और लेयर बना दे रहा हूं, ठीक है, और अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास ये जो एक मैंने पार्टिकल कंसीडर किया, ये ब्लू वाला, क्या ना, तो आपको एक चीज पता है कि इस ब्लू वाले पे क्या नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल यहाँ पे पार्टिकल जो ऊपर वाला जिसको मैंने ब्लू से कलर किया है, दैट इज ये टॉप वाला जो पार्टिकल है, तो इस पे नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा आपका? दैट इज नॉन जीरो होगा।
मतलब यहाँ पे कुछ अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा होगा, और इसके कारण ये क्या करेगा, इसके बाजू में जो गैसेस पार्टिकल्स होंगे उसको ये अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा ना। और इस तरह से ये क्या करेगा कि इसके सरफेस पे इसको जाके पार्टिकल्स को बैठा लेगा। और यही प्रोसेस हमारा क्या करता था, इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते थे, एड्सॉर्प्शन का नाम देते हुए नजर आते थे। सही ना, बात यहां तक खत्म हो गई। अब देखो बात ये है ना, अब बात खत्म का मतलब बात शुरू हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे एक दो बात। अच्छा, मैं एक चीज आप लोग को अभी तक शायद आप ध्यान देना, हम लोग के सिलेबस में जो पढ़ना है ना, ये हम लोग को एक टिपिकल टॉपिक पढ़ना है, दैट इज एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ठीक है, ये हमारे पास एक टिपिकल टॉपिक है, इसको बड़ी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, और हम लोग एक्चुअली में उसी को पढ़ते हुए नजर भी आएंगे। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको यहां से एक दो बात थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ठीक है, कि अगर यहां पे बोलूं कि जैसे ये पार्टिकल्स अगर इसके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हुआ ना, तो आप एक चीज क्या देख लोगे कि अब ये ब्लू वाले का जो रेसिडुअल दैट इज अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो आपको डिक्रीज हुआ होगा। क्या आप समझ पा रहे होगे ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान के चलो ये सरफेस पे यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स आपको नॉन जीरो है, तो ये क्या करेगा, पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर गलती से पार्टिकल अट्रैक्ट होकर यहाँ पे बैठना शुरू हुआ, मतलब इस वाले सरफेस जो ऊपर वाला था उस पे अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू पहले के कंपैरिजन में क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स आके बैठ गए। ठीक है, तो मतलब आपको एक पॉइंट ध्यान क्या रखना है ना, सिंपल सा, कि ड्यू टू एड्सॉर्प्शन the residual force या फिर residual force of attraction decreases। आप बोल सकते हो रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा होगा, आपका डिक्रीज हो रहा होगा, बोल सकते हैं। अच्छा, अगर ये रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको यहाँ पे डिक्रीज हो रहा, मतलब अनबैलेंस फोर्स अगर आपको डिक्रीज हुआ होगा, तो इसके कारण क्या होगा ना कि ये सरफेस ना कुछ एनर्जी आपको बाहर सराउंडिंग में क्या करेगा, रिमूव करेगा। दैट इज एनर्जी कुछ अपने सराउंडिंग में क्या करता हुआ नजर आएगा, रिलीज करता हुआ नजर आएगा। तो यानी इस केस में क्या होगा ना, आपको ऑलवेज हीट इज गिवन आउट, आपको क्या होगा, हमेशा हीट आपको बाहर वो रिलीज करता हुआ नजर आएगा। मतलब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है ना, एक सिंपल सा पॉइंट, कि कभी भी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस अगर आपका हो रहा होगा, वो हमेशा और हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होगा। यानी एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमेशा और हमेशा कैसा होगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। मैं फिर से इसको बता रहा हूं, थोड़ा सा इसमें गलती आप लोग को डाउट कुछ ज्यादा ना रह जाए। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि इसको लोग कैसे बोल सकते हैं कि देखो आपको सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स था, यानी सरफेस क्या कर रहा था कि कुछ पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो पहले सरफेस की एनर्जी कुछ और रही होगी जब वहां पे कोई पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं हुआ होगा, और जब उसके ऊपर पार्टिकल का लेयर बैठ रहा है ना, तो सरफेस की एनर्जी क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। अब यार पहले सरफेस का एनर्जी कुछ और था, अगर उससे एनर्जी अब डिक्रीज हुआ है, यार कहीं तो एनर्जी गया होगा ना, वो एनर्जी जो है ना एक्चुअली वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में वो क्या कर रहा होगा, आपको रिलीज करता हुआ नजर आएगा। यानी आप बोल सकते हो कि जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, आपको जब भी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगा, उस केस में वो हमेशा और हमेशा डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता हुआ नजर आएगा, दैट इज निगेटिव होता हुआ आपको नजर आएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। क्यों, आपको मैंने 2 बार बता दिया, इसको रिकॉल करके दोनों बातों को दोनों तरीके से मैंने समझाया, एक रेसिडुअल फोर्स के बारे में, एक सरफेस एनर्जी के टर्म में। आप इसको रिकॉल करके फिर सुन लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। सही ना। दूसरा पॉइंट आप ध्यान से सुनना, कि अगर मैं आपको यहां पे एक चीज बोलूं कि एक चीज बताना, यहां पे गैस का रेंडमनेस, और अगर मैं बोलूं कि यहां पे गैस के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हुए होंगे, तो यहां पे पार्टिकल का रेंडमनेस, तो क्या आप बता सकते हो कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होने के कारण गैसेस पार्टिकल का रेंडमनेस बढ़ा या फिर घटा है ना? 100% एग्री करोगे। क्यों? क्योंकि गैस पार्टिकल ऊपर में थे, तो वो आपको आराम से
बिखरे हुए फैलते हुए नजर आएंगे, घूमते फिरते नजर आएंगे। लेकिन किसी सरफेस के ऊपर अगर आके वो एक्यूमुलेट हो गए तो उसका रेंडमनेस क्या हो गया, आपको कम हो गया ना। रेंडमनेस कम हो गया मतलब कि आप एब्जॉर्प्शन के कारण डेल्टा एस का वैल्यू आपको क्या होता हुआ नजर आएगा, बोलोगे नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम लोग यहाँ पे एक टर्म और लिख सकते हैं कि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन randomness of gaseous particle decrease and hence delta s should be negative। ठीक है, फिर कैसे आपको बोल भी ना हो तो आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज आप समझ लोगे तो आपके लिए काफी होगा। सही ना, आप ये बोल भी सकते हैं। ठीक है, अब तुम गौर से सुनो, क्या तुमने कभी फ्री गिब्स एनर्जी H और S में कोई डिफरेंस, आपने कोई रिलेशन आपने पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा होगा ना। आपने क्या पढ़ा होगा कि डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S होता है ना। अब तुम ध्यान से सुनना, यहाँ पे बड़ा ढंग से अब तो कोई लॉजिक भी लगा सकते हो कि अगर आपको डेल्टा H निगेटिव है, अगर आपको डेल्टा H आपको क्या हो गया, यहाँ पे आपका निगेटिव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या एक चीज और करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ ये निगेटिव, अच्छा अब तुम देखोगे कि ये आपका डेल्टा एस जो है ये भी क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया ना। अब तुम गौर से सुनना कि अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूं कि ये जो डिक्रीमेंट इन डेल्टा एच है ना, दैट इज डेल्टा एच जो है, ये आपको इसका वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये मोर एंड मोर नेगेटिव है, मोर एंड मोर नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब अगर इसका वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव होगा तो आपको पता है कि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा आपको, दैट इज पॉजिटिव होगा। हो सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि डेल्टा एच जो इस केस में वो मोर एंड मोर नेगेटिव है, मतलब उस केस में डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता हुआ नजर आएगा, बोलोगे आपको दैट इज लेस देन 0 होता हुआ नजर आएगा ना। मतलब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप एक दो चीज देख सकते हो कि आपको पता है कि अगर किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा जी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता हुआ नजर आए तो इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस होता है, एक आपका दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। वो कैसा प्रोसेस होता है आपको, दैट इज स्पॉन्टेनियस होता है। तो आपको एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है जिसको मैं ध्यान रख के फिर से बोल रहा हूँ कि आपको लगेगा कि सर एक बार यहाँ पे मैं इसको फिर से क्लेरिफाई कर दे रहा हूं कि आपको पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अभी मैंने बताया कि डेल्टा एच आपको ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव, डेल्टा एस भी ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव। तो अगर मैं इसको रफली लिखना शुरू करूं, रफली आपको समझाने के लिए, तो क्या बोल सकता हूं, डेल्टा एच आपका निगेटिव है, ये आपको निगेटिव क्वांटिटी है, और ये जो आपका ये राइट साइड वाला जो टर्म है ना, ये जो राइट साइड वाला टर्म है, ये आपको कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा ना। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस अगर निगेटिव है, ये निगेटिव मिलके आप इसको क्या लिख सकते हो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी हुआ। ठीक है, अगर आप यहां पे मैं ये क्लेरिफाई कर दूं कि डेल्टा एच आपको मोर निगेटिव है, ज्यादा आपको निगेटिव है, तो इसका मतलब आपको एग्री करना पड़ेगा कि डेल्टा जी आपको ऑलवेज क्या होगा इस केस में, दैट इज लेस देन 0 होगा। और इनफैक्ट अगर आपको किसी के लिए भी डेल्टा जी लेस देन 0 हो गया, वो रिएक्शन ऑलवेज कैसा होता हुआ नजर आएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता हुआ नजर आएगा, और वो अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये एक मैथमेटिकल प्रूफ और ये आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कंडीशन होता है कि आपका एड्सॉर्प्शन जो होता है ना, जो आपका एड्सॉर्प्शन होता है वो आपका ऑलवेज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमेशा और हमेशा वो कैसा होता है, एक आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होता है। मतलब कि आप जो यहाँ पे एज्यूम कर रहे होगे ना कि डेल्टा एच आपको मोर नेगेटिव होगा, आपको वगैरह वगैरह जो कंसीडर हम लोग कर रहे हैं ना, वो आपको ऑलवेज वैलिड होता हुआ नजर आएगा। तो आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट क्या होता है इसका, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इसको एक बार ध्यान रखो। तो इसके बाद हम लोग जो हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो होगा हमारा टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज आप लोग यहाँ तक इसको आपको तैयार करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।